जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का टॉपिक आप लोग सबको पता है, कॉन्फिडेंस। हम स्टार्ट करते हैं एक सवाल से। मैं आप लोग से एक सवाल कर रहा हूँ और आप लोग चैट में इसका रिप्लाई करेंगे। सिंपल सा सवाल है और सवाल ये है कि कॉन्फिडेंस क्या है? आप लोग की नज़र में कॉन्फिडेंस क्या है? जी, बिल्कुल, आप लोग के जो आंसर्स आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक हैं। बिल्कुल ठीक है। हम इसको थोड़ा-सा जो है वो समझते हैं एनएलपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको समझते हैं कि कॉन्फिडेंस क्या है? इसका सिंपल सा आंसर ये है कि अपनी सलाहियतों और महारत के इज़हार का जो एटीट्यूड है या अपनी सलाहियतों और अपनी महारत, अपने टैलेंट, अपने स्किल्स का जो इज़हार है, उसका जो एटीट्यूड या उसका रवैया, उसे कॉन्फिडेंस कहते हैं। अच्छा, कॉन्फिडेंस का अपोज़िट क्या है? चलें एक और सवाल। हमें ये समझ आ गया, आप लोगों ने भी जो आंसर्स किए बिल्कुल ठीक है आप लोग के आंसर्स। और मैंने भी जो भी आप लोग के साथ शेयर किया कि अपनी सलाहियतों और महारत के इज़हार का जो एटीट्यूड है, वो कॉन्फिडेंस है। अब अगला सवाल है कि कॉन्फिडेंस का अपोज़िट या उसकी ज़िद क्या है? बहुत सारे अपोज़िट्स हैं इसके कॉन्फिडेंस के। कॉन्फिडेंस के अपोज़िट जो है वो इनसिक्योरिटी, शाइनेस, डाउट, वरी, अनईज़ीनेस, हेजिटेशन, फेयर, एंजाइटी। और इन सब में एक चीज कॉमन है और वो है फेयर। यानी अगर आप देखें तो इनसिक्योरिटी, शाइनेस, डाउट, वरी, अनइजीनेस, हेजिटेशन और भी जितनी चीजें हैं उसमें कहीं ना कहीं फेयर फैक्टर मौजूद होता है। जब आप कॉन्फिडेंट हो या उसके अपोजिट स्टेट में हो, यानी आप कॉन्फिडेंट हो या अपोजिट, आप चाहे वो फेयर में हो, चाहे आप शाइनेस में हो, चाहे आप अनइजीनेस में हो, तो आप कॉन्फिडेंट हो या उसके अपोजिट स्टेट में हो, यानी अनईजी हो पहले, इन दोनों कैफियत में जब आप अपने आप को आईने के सामने देखें तो आपको अपना चेहरा कैसा नजर आएगा? यानी कॉन्फिडेंस के वक्त फेस पर मुस्कुराहट होगी, चेहरा रिलैक्स होगा। और उसके अपोजिट यानी अनईजीनेस जब होगी या घबराहट के आलम में चेहरा कैसा नजर आएगा? रोती हुई सूरत, चेहरे पर तनाव फील होगा, चेहरा डरा हुआ होगा। इन दोनों तरह के फेसेस को अगर विजुलाइज करें, एक सिचुएशन या एक स्टेट है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट स्टेट में आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, चेहरा आपका रिलैक्स होगा, इसको विजुलाइज करें। और इसके अपोजिट जो सिचुएशन है या इसके अपोजिट जो स्टेट है, अनइजीनेस कह लें, फेयर कह लें, उस वक्त चेहरा कैसा होगा? रोती हुई सूरत, चेहरे पे तनाव होगा और चेहरा डरा हुआ होगा। इन दोनों सिचुएशन को अगर विजुलाइज करें, यूँ समझ लें कि आप इमेजिन करें कि आप चेहरे के सामने हैं और इस वक्त आप ये सोचें कि जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं, कॉन्फिडेंस आप फील कर रहे होते हैं और उस वक्त आईने में अपने आप को देखते हैं, और जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होते, किसी घबराहट के आलम में होते हैं, परेशानी के आलम में होते हैं, फेयर के आलम में होते हैं, चेहरा डरा हुआ होता है, उस वक्त जो आपका फेस होता है उसको विजुलाइज करें। इन दोनों स्टेट्स, इन दोनों सिचुएशंस को सिर्फ इमेजिन करने से, विजुलाइज करने से इस वक्त आपकी फीलिंग्स चेंज हो रही हैं। रिप्लाई कीजिएगा, है ना? सिर्फ और सिर्फ विजुलाइज करने से इस वक्त आपकी फीलिंग्स चेंज हो रही हैं। इन फीलिंग्स को आपने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और लाइफ के स्टेजेस को डिस्कस करते हैं। इंसान की जिंदगी के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, उसको डिस्कस करते हैं और फिर हर स्टेज पर कॉन्फिडेंस को समझते हैं। नंबर वन, क्या बच्चे या बचपन में, यानी पहला स्टेज क्या है इंसान की जिंदगी का? बचपन। बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं या बचपन में कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है? क्या ख्याल है? बड़ा इंपॉर्टेंट आपने रिप्लाई किया। आई थिंक डिपेंड्स ऑन पेरेंटिंग। बिल्कुल सही बात है। अब मैं आपसे अगर ये कहूँ या आप एक सिचुएशन क्रिएट करें अपने इमेजिनेशन में कि बच्चे को कमरे में अकेला छोड़ दें, कमरा बिल्कुल खाली हो, तो बच्चे का रिएक्शन क्या होगा? घबराएगा, रोएगा? आप ऐसा क्या करेंगे कि बच्चा कमरे में अकेला ना घबराए, ना रोए? उसके साथ कुछ टॉयज रख देंगे और टॉयज भी वो रखेंगे जो उसकी पसंद के हों। तो उसमें क्या होगा? बच्चा बहल जाएगा। जब उसका अकेलापन दूर होगा या जो उसकी उस वक्त की सिचुएशन है या उस वक्त जो उसका एनवायरनमेंट है आसपास का, आप उसको चेंज करेंगे। जब एनवायरनमेंट को चेंज करेंगे तो बच्चे के माइंड के स्टेट पे, यानी उसके जो सोचने समझने की सलाहियत है, उसमें कुछ रिलैक्सेशन आ जाएगा।
देखिए ये एक फैक्ट है कि फितरतन अकेलापन जो है वो घबराहट, बेचैनी और खौफ में मुब्तला कर देता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि फितरतन अकेलापन, लॉनलीनेस इंसान के अंदर घबराहट, बेचैनी और खौफ मुब्तला कर देता है। या यूं कहें कि घबराहट, बेचैनी या फेयर का रीजन जो है वो अकेलापन है। आगे बढ़ते हैं स्टेज 2, यानी इंसान की जिंदगी में बचपन के बाद अगला स्टेज क्या होता है, जवानी या नौजवानी कह लें। इस एज में पेरेंट्स की या फैमिली की तवक्कुआत बढ़ जाती हैं, वाबस्ता हो जाती हैं। इस स्टेज में अगर इंसान फैमिली की तवक्कुआत पर पूरा ना उतरे तो उसे नालायक समझा जाता है, जिसके बाद वो खुद को अकेला समझने लगता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि जिस वक्त बच्चे से कुछ तवक्कुआत रखी जाती हैं और तवक्कुआत हमारी मर्जी की होती है, बच्चे की नेचर अलग है, हम उससे कुछ तवक्कुआत रख रहे होते हैं अपने बच्चे से। जब वो हमारी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरता तो हम ही उसे नालायक कहते हैं या उसे नालायक समझा जाता है, जिसके बाद वो खुद को अकेला समझने लगता है। और नतीजा क्या होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर फैमिली मेंबर्स उसकी सलाहियतों को समझकर उसे इंकरेज करें तो कॉन्फिडेंस का लेवल हाई हो जाता है। स्टेज 3, यानी इंसान जब नौजवान होता है, नौजवान की एज से थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, स्टेज 3 में आता है तो जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है, कैरियर। अब इस स्टेज में सोच डिवाइड हो जाती है। कुछ लोगों की सोच होती है कि पैसा कमाना है और कुछ लोगों की सोच होती है कि अपना नाम बनाना है, नाम बनाकर मकाम हासिल करना है। यहाँ से कामयाबी के लेवल्स बदल जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक लफ्ज कहा, सोच। मैंने क्या कहा था कि अब इस स्टेज में सोच तकसीम हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। सोच सोच का ताल्लुक किससे है, दिमाग से। आगे बढ़ने से, हम कॉन्फिडेंस के टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले दिमाग को समझते हैं। हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये सारे जिस्म को कंट्रोल करने की दिमाग को इजाजत देता है, यानी दिमाग को मसल्स पर काबू करने की इजाजत देता है। जब हम किसी चीज को टच करते हैं या कोई हमें छूता है या टच करता है तो नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन्स दिमाग को मैसेजेस पहुंचाते हैं। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए इस वक्त मेरे सामने ये लैपटॉप है, मैंने लैपटॉप को टच किया। जब लैपटॉप को टच किया तो इसका सरफेस सॉफ्ट है या हार्ड। टच मैंने किया अपने हाथ से या अपनी उंगलियों से, और इस हाथ ने मैसेज पहुंचाया फौरन दिमाग की तरफ। ये जो सिस्टम है कि इस हाथ से या मेरे इस बॉडी के पार्ट से मैसेज पहुंचा दिमाग में, दिमाग ने कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने के बाद दिमाग ने फैसला किया कि ये सरफेस हार्ड है या सॉफ्ट है। इसी तरह से हम जब विजुलाइज कर रहे होते हैं या अगर हमारे विजन में हमारे सामने कोई चीज होती है, हम कुछ देख रहे होते हैं, चाहे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, हम मूवी देख रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, हम कुछ देख रहे हैं तो हमारी आंखें इंफॉर्मेशन ले रही हैं। उस इंफॉर्मेशन को या उस मैसेज को हमारी आंख के जरिए और फिर हमारे नर्वस सिस्टम के जरिए हमारे दिमाग तक मैसेज पहुंच रहा है। दिमाग उसको कैलकुलेट करता है और फिर हमें बताता है कि ये जो हम देख रहे हैं ये रोशनी है या अंधेरा है, कौन सा कलर है। तो दिमाग का काम क्या होता है, कैलकुलेट करता है, यानी मैसेज रिसीव करता है और उसके बाद फिर कैलकुलेट करके हमें बताता है कि हम जो कुछ देख रहे हैं या हम जो कुछ फील कर रहे हैं वो क्या चीज है, उसकी कैफियत क्या है, उसका स्टेट क्या है। ये जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, ये मैसेजेस किस चीज से पहुंच रहे होते हैं, ये न्यूरॉन्स से पहुंच रहे होते हैं। और ये न्यूरॉन्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं, यानी करंट की सूरत में हरकत करते हैं। ये बात समझ आ रही है? ज्यादा टेक्निकल तो नहीं लग रही? मैं इसको आसान करूं या समझ आ रही है? अच्छा, ये क्लियर हो गया। हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं कि ये जो हमारे हवा से खमसा होते हैं, हवा से खमसा के जरिए हम इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं और इसको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग या एनएलपी की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इसको मॉडलिटीज कहते हैं। मॉडलिटीज क्या होती हैं, विजुअल, ऑडिटरी। विजुअल यानी हम जो देख रहे होते हैं, ऑडिटरी जो हम सुन रहे होते हैं, और काइनेस्थेटिक यानी हम जो महसूस कर रहे होते हैं, चाहे वो कोई स्मेल हो, कोई फ्रेग्रेंस हो। ये सारे जो महसूसात हैं ये काइनेस्थेटिक कहलाते हैं। हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे सीएनएस कहते हैं, और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसे पीएनएस कहते हैं। सीएनएस या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल है, यानी हमारा जो ब्रेन जो इस हमारे स्कल में मौजूद है। तो सीएनएस या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है कि हमारे इस ब्रेन से यहाँ पीछे से हमारे जो एक रीढ़ की हड्डी है, ठीक, ये रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये क्या है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। पीएनएस या
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये क्या है, ये शाखें हैं। इनका काम जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेजेस या इंफॉर्मेशन पहुंचाना है। अच्छा, हम पहले सेशन में जैसे मैंने कहा ना कि हम बात कर चुके हैं कि हमारे स्कल यानी हमारी खोपड़ी जो है, ये इस खोपड़ी में एक ऑर्गन है जिसे हम ब्रेन कहते हैं। आप लोगों ने शायद पढ़ा हो या शायद मालूम हो आप लोगों को कि लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक हमारी बॉडी में सेकंड ब्रेन भी है जिसे गट ब्रेन कहते हैं। ये ब्रेन हमारे स्टमक में होता है यानी हमारे पेट में। इसे एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। जब हम किसी टेंशन में होते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, पेट में दर्द महसूस होता है, मरोड़ महसूस होती है। इसे गट्स फीलिंग कहते हैं। हम जो खाते और पीते हैं इसका असर हमारी पर्सनैलिटी पे पड़ता है। इसके एग्जाम्पल ये भी दी जाती है कि इंसान जो हलाल खाता है उसका असर उसकी शख्सियत पे पड़ता है, इंसान हराम खाता है तो उसका असर भी उसकी शख्सियत पे पड़ता है। तो जो कुछ हम खाते हैं पीते हैं उसका असर हमारी शख्सियत पे पड़ता है, और शख्सियत पे पड़ता है तो इसका मतलब क्या है कि हमारी सोच पे, हमारे नर्वस सिस्टम पे, हमारे ब्रेन, हमारे माइंड में इसका असर होता है। तो बहरहाल ब्रेन क्या है, जो हमें नजर आता है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं। ब्रेन के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, ये पहले भी एक सेशन में मैं बात कर चुका हूं कि ब्रेन के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम माइंड कहते हैं। माइंड क्या है, ब्रेन और माइंड में फर्क क्या है? ब्रेन को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, और माइंड क्या है? माइंड एक सॉफ्टवेयर है, जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है, आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर होता है। ये इसको इसी तरह से समझ लें कि जैसे हम जमीन में गड्ढा खोदें और ग्रेविटी को ढूंढने की कोशिश करें तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर हम दिमाग को देखकर माइंड को समझने की कोशिश करें तो हम नहीं समझ पाएंगे। दिमाग में माइंड एक अनदेखी एनर्जी है जिसमें मेमोरी स्टोर होती है। हम जो कुछ महसूस करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमारे कॉन्शियस माइंड में रिसीव होती है। ये जो नर्वस सिस्टम है इसके जरिए हमारे कॉन्शियस माइंड में रिसीव होती है। कॉन्शियस माइंड उस इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करता है और वो इंफॉर्मेशन हमारे माइंड या सबकॉन्शियस माइंड में सेव होती है। अच्छा, इंफॉर्मेशन जब पहली मर्तबा माइंड में गई तो सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो गई, ये क्लियर हो गया। वही इंफॉर्मेशन जब दूसरी मर्तबा माइंड में जाती है तो क्या होता है? बगैर सोचे समझे हमें पहली मर्तबा वाला मंजर याद आ जाता है। मसलन मैंने इस वक्त जो शर्ट पहनी हुई है और आप लोग पहली मर्तबा देख रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो गई। जब आप कभी दोबारा मुझे इसी शर्ट में देखेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होगा और आपको आज का सेशन याद आ जाएगा, ये मंजर रिकॉल हो जाएगा जो इस वक्त आपकी आंखों के सामने है। इसी तरह हमारे बचपन के कुछ इवेंट्स और बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव होते हैं, और जब हम प्रेजेंट में उसी सिचुएशन में होते हैं तो पास्ट की मेमोरी में अनकॉन्शियसली एंकर हो जाते हैं, अटक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसी सिचुएशन में हमें आगे बढ़ने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? हौसले की, जज्बे की। इस हौसले और जज्बे का नाम कॉन्फिडेंस है। अब ये हौसला और जज्बा हासिल कैसे हो, जिसके लिए आज का हमारा सेशन है? इसके लिए हमें माइंड की प्रोग्रामिंग करनी होगी। कुछ पुरानी जंक फाइल्स को डिलीट करके नई फाइल इंस्टॉल करनी होगी। इसी को माइंड की प्रोग्रामिंग कहते हैं। हम सोच को बदलेंगे तो सोच हमें बदल देगी। ये कैसे होगा? इसके लिए आखिर में हम एक एक्सरसाइज करेंगे। उस एक्सरसाइज के बाद इंशाल्लाह हम कॉन्फिडेंस के जो लेवल है उसको बूस्ट कर सकेंगे और उसको हाई कर सकेंगे। अच्छा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कब होता है? जब हम रिजल्ट के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और फेलियर का जो खौफ होता है। मसलन अक्सर स्टूडेंट्स एग्जाम्स के दिनों में कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि रिजल्ट का डर होता है। जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, कॉन्फिडेंस लूज होता है, रिजल्ट का डर, जॉब मिलेगी या नहीं। सेल्स के लोग कस्टमर के सामने परेशान होते हैं, लोगों के सामने कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है क्योंकि हम सामने वाले शख्स को अपने से सुपीरियर मान रहे होते हैं या फिर अपने आप को कमतर समझ रहे होते हैं। खौफ होता है कि अगर मैं कोई बात करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। ये एक फेयर होता है और ये फेयर हमें हमारे कॉन्फिडेंस को लूज कर देता है, लो कर देता है कि लोग क्या कहेंगे, शायद मेरी बात का मजाक बन जाएगा, कोई मेरी बात का एतमाद करेगा या नहीं करेगा। याद रखें, कोई आपकी बात पर उस वक्त तक एतमाद नहीं करेगा जब तक आप खुद अपने आप पर एतमाद नहीं करेंगे। खुद एतमादी का मतलब क्या है? खुद एतमादी का मतलब है अपनी सलाहियतों पे एतमाद। सलाहियत या टैलेंट ये गॉड गिफ्टेड होता है और हर किसी में कुछ ना कुछ टैलेंट जरूर होता है, किसी में कम, किसी में ज्यादा,
आप अपनी सलाहियतों को निखार सकते हैं, ग्रूम कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। और अपनी सलाहियतों को निखारने, ग्रूम करने के लिए आप जो कुछ सीखते हैं उसे स्किल्स कहते हैं या हुनर कहते हैं। इसके लिए आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतने एक्सपर्ट बन जाते हैं, महारत हासिल कर लेते हैं। अब आपको अपनी सलाहियतों की एक लिस्ट बनानी है, आपको एक असाइनमेंट है आपका। आप अपने बारे में, या अगर आप अपने बच्चे के लिए सोचते हैं कि उसमें कॉन्फिडेंस किस तरह से बूस्ट करे या उसके कॉन्फिडेंस के लेवल को किस तरह से हाई करे, तो आपको करना क्या है, अपनी या अपने बच्चे की जो सलाहियतें हैं, उसमें जो टैलेंट है, उसकी लिस्ट बनानी है और उसमें से ये देखना है कि कौन सी सलाहियत सबसे ज्यादा है। उस सलाहियत में महारत हासिल करने के लिए आपको स्किल सीखने की जरूरत है, हुनर सीखने की जरूरत है, जिसकी ट्रेनिंग के लिए, आपकी मदद करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, अगर आप ये ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे राब्ता करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं हम आपके लिए अवेलेबल है। अच्छा, हमारे माइंड में जो कुछ होता है वो हमारी बॉडी लैंग्वेज या चेहरे के तासुरात से जाहिर होता है। अभी जब स्टार्ट किया तो उस वक्त मैंने आपसे कहा ना कि अगर आप इमेजिन करें, विजुअलाइज करें, हमारा जो चेहरा है आईने के सामने, कॉन्फिडेंस लेवल जब हमारा हाई होगा तो उस वक्त हमारा चेहरा कैसा होगा, या जब हम लो होंगे तो उस वक्त हमारा चेहरा कैसा होगा। तो हमारी बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस, इससे हमारा माइंड जो होता है, हमारे माइंड में जो कुछ होता है वो हमारी बॉडी लैंग्वेज या चेहरे के तासुरात से जाहिर होता है। अगर हम इसका रिवर्स करते हैं, यानी अपनी बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन पर काबू पा लें, तो उसका रिएक्शन क्या होगा कि हमारा माइंड उसी के मुताबिक रिएक्ट करेगा और हमारी सोच भी उसी डायरेक्शन में काम करेगी। इसे रोल प्ले टेक्निक कहते हैं। हमारा माइंड किसी भी स्टेट में है, चाहे वो लो कॉन्फिडेंस के स्टेट में है या हाई कॉन्फिडेंस के स्टेट में। ज्यादातर लो कॉन्फिडेंस के स्टेट में हम परेशान होते हैं, तो उस परेशानी से निकलने का एक सोल्यूशन क्या है कि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को ट्रेन करें, हम अपने फेस के एक्सप्रेशंस को ट्रेन करें। तो उसका रिएक्शन क्या होगा कि हमारे माइंड में भी वही रिएक्शन आएगा और हमारी सोच भी उसी डायरेक्शन में काम करेगी। ये जो टेक्निक है, ये जो एक्सरसाइज है, इसे रोल प्ले टेक्निक कहते हैं। अच्छा, ये जो रोल प्ले टेक्निक होती है, इसको आसान करने के लिए और समझने के लिए मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ। आपको स्क्रीन पर एक फोटो नजर आ रही है? ये किसकी फोटो है? अच्छा, मैं आपको एक और फोटो दिखाता हूँ। ये किसकी फोटो है? अच्छा, आपने जो फोटो देखी, दो तस्वीरें देखी, दोनों एक ही शख्स की तस्वीर थी, लेकिन आप इसे जानते किस नाम से हैं, जानते किस किरदार से हैं? आप उस नाम से जानते हैं, उस किरदार से जानते हैं जिस रोल में आपने उसे ज्यादा देखा है। इस एक्टर ने वो रोल प्ले किया है और वही उसकी पहचान बन गया। फर्ज कर लें कि ये रोल आपने प्ले किया था या आपने प्ले किया होता, तो आज आपकी पहचान क्या होती? लोग आपको अर्तुगरुल के नाम से जान रहे होते। यानी इस वक्त हमारी पहचान कुछ और है। और अगर हमने कोई रोल प्ले किया होता, कोई किरदार निभाया होता, हमने वो जो रोल प्ले किया होता या रोल जो हम प्ले कर सकते हैं, हमारी पहचान वो रोल बन सकता है कि नहीं? क्या हम कुछ दिनों के लिए कॉन्फिडेंट होने की एक्टिंग कर सकते हैं? क्या ख्याल है? क्या हम कुछ दिनों के लिए कॉन्फिडेंट होने की एक्टिंग कर सकते हैं? क्या हर इंसान एक्टिंग कर सकता है? अच्छा, मैं आपको बताऊं, देखिए, मेरी जो फील्ड है ना, मैं एक फिल्म मेकर हूँ, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, ड्रामा डायरेक्टर हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं, हर इंसान एक्टिंग कर सकता है। अब ये हमारा टॉपिक तो नहीं है, मगर चूंकि अभी ये बात हो रही है, हर इंसान एक्टिंग कर सकता है और करता है। और किस वक्त एक्टिंग करता है, इसकी मैं एग्जाम्पल देता हूँ। अक्सर ऐसा होता है, बल्कि शायद हम सबकी जिंदगी में ऐसा हो चुका होगा कि बचपन में हमारा स्कूल जाने का दिल नहीं कर रहा और हमने बिला वजह स्कूल की छुट्टी कर दी। दूसरे दिन स्कूल जाते हैं, टीचर हमसे पूछता है कि कल क्यों नहीं आए थे, तो क्या हमने कभी ये कहा कि मेरा दिल नहीं कर रहा था? कोई बहाना करते हैं, है ना? पेट में दर्द था, बुखार हो गया था, नानी का इंतकाल हो गया, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। ये बहाने याद होंगे ना? अच्छा, जब हम बहाना उस वक्त हमने किया या बच्चे करते हैं, तो उस वक्त बच्चे के फेस पे एक्सप्रेशन भी उसी के मुताबिक होते हैं। सिर्फ हम बोल नहीं रहे होते, हम डायलॉग नहीं डिलीवर कर रहे होते, हम एक रोल प्ले कर रहे होते हैं, हम या हमने ये रोल प्ले किया है। और ये तो स्कूल की एग्जाम्पल थी, ऐसे जिंदगी में बहुत सारे मामलात होते हैं जहां पर हम कोई ना कोई रोल प्ले कर रहे होते हैं, हम एक्टिंग कर रहे होते हैं और हम वैसे ही एक्सप्रेशन भी दे रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर इंसान एक्टिंग कर सकता है। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अब हमें करना क्या है? हमें ये करना है कि कॉन्फिडेंट अगर होना है तो हमें कुछ दिनों के लिए कॉन्फिडेंट होने की एक्टिंग करनी होगी। एक न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर पॉल बैक वायरिटा, उन्होंने एक थ्योरी दी थी
कि हमारे ब्रेन में 100 मिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं। जब हम कोई भी काम पहली मर्तबा करते हैं या कोई नया काम पहली मर्तबा करते हैं, तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना देते हैं। ये एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाते हैं। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी यानी एक तार में से इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे होते हैं, गुजर रहे होते हैं, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी में जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारे जो नर्व्स हैं, जिसको हम पट्टे कहते हैं, जिसको हम रगे कहते हैं, इन रगों में, इन पट्टों में ये समझ लें ये तार है, और इसके अंदर जो करंट गुजर रहा है, उस करंट के जो सेल्स हैं वो क्या है? वो न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, जब हम कोई नया काम पहली मर्तबा करते हैं तो ये न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं और एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना देते हैं। अगर किसी काम को बार बार रिपीट करें तो ब्रेन में कई न्यूरल कनेक्शंस बन जाते हैं, जिनसे मिलकर ब्रेन में एक न्यूरल पाथवे बन जाता है। अब ये न्यूरल पाथवे का क्या मतलब है? देखिए, इसके एग्जाम्पल इस तरह से कि पानी अगर कहीं से गुजरता है, पहली मर्तबा गुजरता है और फिर मुस्तकिल उसी जगह से गुजरता रहता है, तो वहां पर पानी एक जगह बना लेता है। या इसके दूसरी मिसाल इस तरह से ले लें कि एक जगह पे ग्रास है, घास है, और एक जगह से उस घास पे से लोग गुजरते रहे, एक जगह से गुजरगाह बना लें, तो क्या होगा? एक वक्त आएगा कि उस जगह पे एक पगडंडी बन जाएगी, एक फुटपाथ बन जाएगी। ये जो फुटपाथ बन जाएगी, जिसको पगडंडी कहते हैं, ये क्या होता है? इसे पाथवे कहते हैं। इसी तरह से हमारे माइंड में जो इंफॉर्मेशन जाती है, वही इंफॉर्मेशन बार बार जाती रहे, तो हमारी जो थॉट है या जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, इसमें एक पाथवे बन जाता है और फिर हमारा माइंड उसी तरह से सोचने लगता है। अच्छा, ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये भी एक स्टेट ऑफ माइंड है, जिसे हम एनएलपी में रिसोर्सफुल स्टेट कहते हैं। एनएलपी में ये याद रखें कि नेगेटिव या पॉजिटिव का वर्ड इस्तेमाल नहीं किए जाते। जो पॉजिटिव होता है उसे रिसोर्सफुल कहते हैं एनएलपी में, और जो नेगेटिव होता है उसे अनरिसोर्सफुल कहते हैं। तो जब भी मैं रिसोर्सफुल कहूं तो आप ये समझ जाइएगा। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस क्या है? ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। ये हमारे माइंड की, हमारे जहन की एक कैफियत है, एक हालत है। ये जो कैफियत है या ये जो स्टेट है, ये क्या है? रिसोर्सफुल है। कुछ चीजें हैं जो अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में ले जाती हैं हमें, जैसे एंगर, सैडनेस, इरिटेशन। और कुछ चीजें हैं जो माइंड को रिसोर्सफुल स्टेट में ले जाती है, जिसमें हैप्पीनेस, जॉय, करेज और कॉन्फिडेंस भी उसमें शामिल है। यानी कॉन्फिडेंस एक रिसोर्स है, यानी आपके अंदर मौजूद है लेकिन आप उसे यूज नहीं कर पा रहे। जब आप दोस्तों के साथ होते हैं तो कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन जब आप पब्लिक स्पीकिंग या किसी बिजनेस प्रेजेंटेशन के वक्त आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। इसका मतलब है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस मौजूद है, लेकिन एक सिचुएशन में उसे यूज कर पा रहे हैं और दूसरी सिचुएशन में उसे यूज नहीं कर पा रहे। तीन चीजें रोल प्ले करती हैं इस सिचुएशन में, एक साइकोलॉजी, एक फिजियोलॉजी, एक सोशियोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होती है कि यानी आप कैसा सोचते हैं, माइंड में कैसी फीलिंग्स हैं, कैसे साउंड्स हैं। अक्सर हमारे माइंड में कुछ आवाजें भी होती है, कुछ साउंड्स भी होते हैं। साइकोलॉजी क्या होती है कि आप कैसा सोचते हैं, माइंड में फीलिंग्स कैसी हैं और कैसी आवाजें, कैसे साउंड्स हैं। सेकंड, फिजियोलॉजी, यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका बॉडी पोस्चर कैसा है। और सोशियोलॉजी, आपके आसपास का माहौल कैसा है, आपके इर्द गिर्द कैसे लोग हैं, आपके सामने जो भी सिचुएशन है। तो आप उसको अपने कंपैरिजन में अगर बड़ी समझते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, और अगर आप उस सिचुएशन में अपने आप को बड़ा समझते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। आपका सेल्फ इमेज आपकी फिजियोलॉजी में हाई हो जाता है और वो सिचुएशन या चैलेंज आपके सामने लो हो जाती है और आप साइकोलॉजिकली कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। दूसरा जो टूल है वो है फिजियोलॉजी। अगर आप उस टूल को इस्तेमाल करना सीख जाएं, फिजियोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज की जो अभी हमने बात की, अगर आप इस टूल को इस्तेमाल करना सीख जाएं तो किसी भी सिचुएशन में आप अपने कॉन्फिडेंस को मैजिकली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जब आप किसी के बारे में कहते हैं कि इसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, या किसी के बारे में हम कहते हैं कि इसमें तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो आप ये फैसला क्या देखकर करते हैं? आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज को देखकर फैसला करते हैं। बॉडी लैंग्वेज आपको बता देती है कि लो कॉन्फिडेंट और हाई कॉन्फिडेंट लोग, उनका पोस्चर कैसा होता है, उनके चेहरे के तासुरात कैसे होते हैं। जो लो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं उनके शोल्डर्स झुके हुए होते हैं या शोल्डर झुके हुए नजर आएंगे, चेहरा उदास या परेशान नजर आएगा, उसकी ड्रेसिंग भी उस सिचुएशन के मुताबिक नहीं होगी, या जिस इवेंट पे आपको वो मिला है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी ड्रेसिंग नहीं होगी। उसकी कंपैरिजन में आप एक कॉन्फिडेंट इंसान के बारे में सोचिए कि उसका बॉडी पोस्चर कैसा होगा, उसके शोल्डर्स वाइड होंगे,
बैकबोन स्ट्रेट होगी, उसके चेहरे पे स्माइल होगी, उसकी चिन जरा सी अप होगी, उसका ड्रेस बहुत इंप्रेसिव होगा। आपका माइंड और बॉडी मिलकर ही स्टेट को क्रिएट करते हैं, यानी आपका जो माइंड और आपकी जो बॉडी है वो दोनों मिलकर आपकी पर्सनैलिटी की कैफियत या हालत को क्रिएट करते हैं, आपके स्टेट को क्रिएट करते हैं। जिस तरह की थॉट्स आपको चाहिए उसको सपोर्ट करने वाली बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, तभी वो स्टेट क्रिएट होगी। ये आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया? अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं। आपने करना यह है कि अभी आप बैठे हैं या लेटे हुए हैं। अगर लेटे हुए हैं तो आप उठकर बैठ जाएं और अपनी बैकबोन को स्ट्रेट कीजिए, बिल्कुल अलर्ट होकर स्ट्रेट होकर बैठ जाएं। अपने शोल्डर्स को वाइड कीजिए। जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, स्ट्रेट होकर बैठ जाएं। अपनी बैकबोन को, अपने स्पाइनल को स्ट्रेट कर लीजिए। अपने शोल्डर्स को कुछ वाइड कर लीजिए, शोल्डर्स झुके हुए ना हो, शोल्डर्स को वाइड कीजिए। चिन को थोड़ा सा अप कीजिए, चेहरे पे खूबसूरत सी स्माइल रखें। अब आप इस बॉडी पोस्चर को होल्ड कर लें, ठहर जाएं इसमें। इस बॉडी पोस्चर को होल्ड करें। बैकबोन स्ट्रेट, अलर्ट, शोल्डर्स वाइड, चेहरे पे खूबसूरत सी स्माइल, चिन अप। अब आप एक गहरी सांस लें। अब ये सांस लें, सांस बाहर निकालें, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट, ताकि आपके ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके। 2-3 मरतबा गहरी सांस लीजिए, मुस्कुराहट के साथ। मुस्कुराहट रहनी चाहिए चेहरे पे। वेरी गुड। देखिए आपकी बैकबोन स्ट्रेट है, शोल्डर्स आपने चौड़े किए हुए हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट है, चिन थोड़ी सी आपकी अप है, आप गहरी सांस ले रहे हैं। अब आप ट्राई करें कि आप सेट फील कर सकें और चेक करें कि क्या ये हो पा रहा है। क्या इस बॉडी लैंग्वेज या इस बॉडी पोस्चर के साथ आप अपने आप को सेट फील करवा पा रहे हैं? रिप्लाई कीजिएगा, है ना? अब अगर आप बार बार ये प्रैक्टिस करते रहें तो आपके माइंड में पाथवे बन जाएगा और आपके न्यूरॉन्स उसी स्टेट में रहेंगे। इस प्रैक्टिस के साथ अगर आप किसी अचीवमेंट को याद करें या फिर किसी ऐसी पर्सनैलिटी को याद करें जिसको आप आइडियलाइज करते हैं, जिसके जैसा बनना चाहते हैं, तो आपकी फीलिंग्स और बेहतर हो जाएगी। अब आते हैं सोशियोलॉजी की तरफ। हमने साइकोलॉजी को डिस्कस किया, हमने फिजियोलॉजी को डिस्कस किया और हमने ये एक्सरसाइज की। अब आते हैं सोशियोलॉजी की तरफ। सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी ये है कि आपका लोगों के साथ मेल जोल, रख रखाव। जब आप किसी से बात करें तो विजुलाइज करें कि आपका कद बहुत ऊंचा है। ये कद आपकी सलाहियतों का कद है जो आपकी बॉडी की शक्ल में है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका जो टैलेंट है, आपकी जो सलाहियतें हैं, इसका कद बहुत ऊंचा है, तो आप इसको विजुलाइज करें। तो इसको विजुलाइज करने के लिए आप अपने आप को ही विजुलाइज करेंगे। आपकी सलाहियतों का कद बहुत ऊंचा है, यानी आपका कद औरों से ऊंचा है। आप विजुलाइज करें, आप इमेजिन करें, अपने तस्वुर में लाएंगे आप कि आप स्टेज पर हैं, बाकी लोग नीचे बैठे हैं। क्यों बैठे हैं वो बाकी लोग? वो आपको देखना चाहते हैं, वो आपको सुनना चाहते हैं। आपके सराउंडिंग में जो लोग बैठे हुए हैं वो छोटे लोग नहीं हैं। अगर आप अपने कद को बड़ा समझने लगते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो छोटे लोग हैं, उनको छोटा ना समझें, बल्कि आप उन लोगों में नुमाया हैं। ये अपने अंदर फीलिंग्स लेकर आए और ये एक्सरसाइज करते रहें, फिर देखें कि आप अपने आप में कितना चेंज महसूस करेंगे।